नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। अभिनेत्री कंगना रनावत द्वारा एक विवादित बयान दिया गया है और इस बयान के बाद कांग्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा खफा नज़र आ रही है। और उन्होंने एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल के दौरान एक इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया कि जो 1947 में देश को आज़ादी मिली थी वो एक भीख थी, असली आज़ादी जो है वो 2014 के बाद मिली है। और कांग्रेस ने इस बयान से ये एक विवादित बयान है और कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा खफा है कंगना रनावत के इस बयान से। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के युवा नेता किरण भगत जी मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस बयान से कितने खफा हैं, कितने नाराज़ हैं। करण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको धन्यवाद जी। करण जी, आपने भी उस अभिनेत्री का अपने बयान सुना होगा। उन्होंने कहा कि जो 1947 में आज़ादी मिली थी वो एक भीख थी, असली आज़ादी जो है 2014 के बाद मिली है। अब किस तरह से देखते हैं इस बयान को? देखिए, कंगना रनौत जो है वो एक बीजेपी की स्टार कैंपेनर बनने की कोशिश कर रही है और उसी प्रकार उसको जो पिछले दिनों उसने जो भी बयान दिए, काफ़ी लोगों के खिलाफ उसने बयान दिए और उसको Z++ सिक्योरिटी भी भाजपा की तरफ से दी गई। और बड़ा ही मतलब अनहोनी है कि ऐसे इंसान को पद्मश्री से भी नवाजा गया और जब उसको पद्मश्री, मेरा जो हाईएस्ट अवार्ड है हिंदुस्तान का, उससे नवाजा गया और उसके दूसरे दिन ही जो उसने बयान दिया कि आज़ादी भीख में मिली थी। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो भाजपा के जो अंधभक्त हैं, जो भाजपा के जो नेता हैं, वो उसका कंपैरिजन करते हैं झांसी की रानी, कि ये झांसी की रानी है। और उन्होंने जब झांसी की रानी फिल्म में एज ए हीरोइन काम किया था तो उसकी स्क्रिप्ट भी पढ़ी होगी। अगर उनको ये लगता था कि ये आज़ादी जो है ये भीख में मिली है तो उनको फिल्म ही नहीं साइन करनी चाहिए थी। पैसों के लिए जब आपको पैसे मिल रहे थे तो आपने वो झांसी की रानी का किरदार निभाकर बताया उसमें कि कैसे झांसी की रानी अंग्रेज़ों से लड़ी थी, किस प्रकार कुर्बानियाँ दी थी, कितने ही सैनिक शहीद हुए थे। और ये ही नहीं, कंगना रनौत ने सिर्फ एक आज़ादी का उन्होंने मजाक नहीं उड़ाया है, उसने भगत सिंह जी का, राजगुरु जी का और बड़े बड़े हमारे महात्मा गांधी जी हैं, कितने लोग हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, उन सब का मजाक, मंगल पांडे जी हैं और जितने भी फ्रेंड जिन्होंने अपना खून दिया इस देश के लिए। उस टाइम कोई पार्टी नहीं थी, उस टाइम संगठन नहीं था कोई, उस टाइम एक आज़ादी की जो मूवमेंट चली थी और जो लगभग 100 साल तक वो मूवमेंट चली थी, उस पूरी मूवमेंट में जो जितने भी शहीद हुए थे, जितने लोग जेल काटी, जिन लोगों ने 15-15, 20-20 साल, उसका उन्होंने मजाक उड़ाया। सिर्फ किसके लिए? अपने आप को फेमस करने के लिए और अपनी गंदी सोच, जो सावरकर की सोच उसने जो है वो अंदर से पूरी बाहर निकाल के गई। और मेरे हिसाब से तो अभी तक देश भर में FIR होनी शुरू हो गई होंगी और हम भी इस उपलक्ष्य में, हम भी इस मैटर को लेके ज़रूर ही पुलिस का दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि ये हमारे देश का मामला, ये हमारी आन बान और तिरंगे की शान का मामला है। तो बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने कहा कि भीख में आज़ादी मिली है, कहीं ना कहीं से विवाद जो है वो खड़ा होना ही था। आज़ादी पाने के लिए कई फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दे दी। भगत सिंह शहीद हो गए, राजगुरु शहीद हो गए और बड़े सारे तमाम फ्रीडम फाइटर जो है वो देश को आज़ाद कराने में शहीद हो गए। लगता नहीं कि उनका भी कहीं ना कहीं अनादर है, उनका भी कहीं ना कहीं अपमान किया है उसने? देखिए, मैं तो बोलता हूँ कि अगर एक दिन के लिए इसकी जो भारतीय जनता पार्टी, जो अमित शाह ने मेहरबान होकर इसको जो सिक्योरिटी दी हुई है, एक दिन के आप सिक्योरिटी वापस लें, आपको रिजल्ट इसका खुद पता लग जाएगा। सुभाष चंद्र बोस, जिनको आज भाजपा के लोग कहते हैं कि आज़ादी इसने दिलवाई, भगत सिंह ने दिलवाई, इसने नहीं दिलवाई, उस पर कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। पर सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, कितने ही ऐसे लोग हैं कि जिनकी हमने स्कूलों में बचपन पढ़ते हैं। और ये एक तरह से उस यूथ को, उस हिंदुस्तान के पब्लिक को एक बहुत बड़ी साजिश के तहत जिसने बयान दिया है कि उस पैटर्न से जो हमारी हिस्ट्री है, वो नया जो यूथ है आज का, वो भटक जाए और वो कहीं और चले जाए कि वो अपने आज़ादी का हीरो जो नरेंद्र मोदी को माने कि 2014 के बाद जो है देश हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। अगर देश 2014 में आज़ाद हुआ है तो अटल बिहारी वाजपेयी मतलब गुलाम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे, या जितनी भी सरकार, सुंदरलाल पटवा की मध्य प्रदेश सरकार थी, कल्याण सिंह की यूपी सरकार थी, मतलब वो गुलाम देश के थे। ये तो बीजेपी को इस पर देखना चाहिए कि कंगना क्या बकवास कर रही है और क्या, किस बात के लिए उसको पद्मश्री दिया गया था। मैं तो कहता हूँ उसका पद्मश्री आज ही वापस लेना चाहिए। अगर ऐसी स्टेटमेंट्स अगर पद्मश्री अवार्ड जो लेने के बाद दे, और पद्मश्री अवार्ड जब देना शुरू हुआ वो उसमें झांक के देखें कि वो कब से पद्मश्री मिल रहे हैं अवार्ड, मतलब वो सारे पद्मश्री जो गुलाम भारत को दिए हैं। मतलब ये तो एक न्यूसेंस है, ये तो एक मुझे लगता है। और कंगना जी ने खुद
अपने एक वीडियो में, एक मीडिया इंटरव्यू में माना है कि मैं ड्रग्स लेती थी पहले, तो मुझे लगता है वो ड्रग्स का जो नशा है थोड़ा बहुत बचा होगा जो इस प्रकार के बयान आ रहे हैं। तो कांग्रेस क्या उस समय, क्योंकि 1947 की अगर मैं बात करूँ तो उस समय कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी थी। देखिए, कांग्रेस का एक इतिहास है, 1947 का नहीं, उससे पहले का एक इतिहास है, और हमने कभी भी इतिहास को लेकर राजनीति नहीं की। बच्चों में जो भी पढ़ाया जाता है वो इतिहास पढ़ाया जाता है, और उसी इतिहास में ही वो सेल्फ पता लग जाता है, खुद को उस इंसान को पता लग जाता है कि देश में 1947 से पहले क्या हुआ था और 1947 के बाद क्या हुआ और आज क्या हो रहा है। वो इतिहास दिया हुआ है, वो उससे जो सारी गवर्नमेंट है हमारी, जितने एजुकेशन हमारे सेक्टर हैं, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो, उसमें इतिहास आज तक पढ़ाया जा रहा है। कितने ही जो है एमफिल तक और बीए और जो पॉलिटिकल साइंस जो लोग पढ़ते हैं उसमें सब कुछ दिया होता है, और वो तो एलैबोरेट किए करके दिया है। लेकिन छोटे लेवल पे, स्कूल लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे देखें तो उसमें भी हमें जो बच्चों को कहानी शुरू करते हैं हम कहानी, वो भी आज़ादी की कई कहानी पे कविताएँ पढ़ के वो बच्चे बड़ा होते हैं। उसमें एक संस्कार आता है कि हम लोगों ने बगैर अहिंसा के ना किसी को कत्ल किया था, ना कहीं को किसी हम नेता ने ये कहा था कि गोली मारो इनको या मुल्ले काट दो या वैसे काट दो, ऐसे कोई भी बयान वहाँ नहीं दिए गए थे। वहाँ सिंपल ये बताया गया था कि अहिंसा की एक छड़ी उठाकर अंग्रेजों को ऐसे भगाया गया था, और कंगना को उस अहिंसावादी सोच को जो गलत बताना और उसको फ्रॉड बताना, और जो आज की सोच है, जैसे आप देखा जहाँ पे किसान आंदोलन जैसे ट्रक के नीचे दबा दिए गए, हरियाणा के सीएम ने बयान दिया और वहाँ की किसानों को जिस भाषा में समझते हैं उस भाषा में समझाएंगे। होम मिनिस्टर के बेटे ने किसानों के ऊपर दिन दहाड़े गाड़ी चला के किसानों की हत्या कर दी। यूपी की महिला मंत्री कहती हैं कि 5 बजे के बाद गली से घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए लड़कियों को। तो ये बीजेपी के राज्य में ये सारी चीज़ें की राज्य में ही हो रही है सारी, ऐसे बयान भी बीजेपी के राज्य में। के बयान से साफ तौर से ये नज़र आता है कि उनके बयान में ये कहना है कि 2014 में भाजपा की सरकार आई थी, 2014 के बाद जब से भाजपा की सरकार आई तब से देश में आज़ादी जैसा फील आता है। देखिए क्या है, कंगना जिस क्षेत्र से आती हैं, कंगना जिस प्रदेश से आती हैं, उस प्रदेश में अभी थोड़े दिन पहले ही कंगना की विचारधारा को वहाँ के हिमाचल की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जहाँ भाजपा चारों की चारों सीट पे जमानत जब्त हुई है भाजपा की, तो हो सकता है बयान उस फ्रस्ट्रेटेड में हो कि इसको हमने स्टार प्रचारक बनाया पूरे हिंदुस्तान को, तो हिमाचल में वो एक सीट नहीं दिलवा पाई। तो ऐसा तो नहीं कि आने वाले दिनों में कंगना रनावत जो है वो भाजपा की सीट पर कहीं एमएलए के इलेक्शन लड़े या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इस तरह के बयान जो है वो अक्सर वो देती हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को फिल्म इंडस्ट्री से कुछ ज़्यादा लगाव है। आप एक आईडी उठा के देखिए, एक मोदी जी की, उसमें एक मोदी जी का फ़ोटो है जिसमें कंगना रनावत भी हैं, और एक और पद्मश्री मिला है एकता कपूर को, और वो आप देखिएगा वो तो बी ग्रेड फिल्में बनाती हैं, वो तो अश्लील फिल्में बनाती हैं। अश्लील फिल्में बनाने वालों को अगर आप पद्म रत्न से सम्मानित कर रहे हैं तो मतलब मंशा साफ है कि क्या करना चाहते हैं। कंगना भाजपा में आए ना आए वो सवाल दूसरा है। जैसे स्मृति ईरानी की एक्टर थी, वो जब उसकी पॉपुलैरिटी थी भाजपा ने उसको लाया, वो भी उल्टे सीधे बयान दी थी। वैसे कंगना भी सेम उसकी जगह रिप्लेसमेंट हो सकती है। शायद मोदी जी की खास पहले स्मृति ईरानी थी, आज शायद मोदी जी की खास शायद कंगना जी बन जाए। ऐसा जम्मू कश्मीर पर आते हैं, जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 को हटाया गया था तब भी भाजपा ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को अब सही आज़ादी मिली है, कि जम्मू कश्मीर से अब 370 और 35 से हट चुका है, अब जम्मू कश्मीर को असली में आज़ादी मिली। आप किस तरह से देखते हैं इसे भी? आप देखो, जब ये हटाया था तो संसद में मैंने वो बयान देखा था कि उस टाइम तो सभी नेताओं को घर में हाउस अरेस्ट किया गया था, तो मैं संसद की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो देख रहा था लोकसभा में। उसमें अमित शाह ने किया था कि हमने परिवारवाद, जो उनकी स्पीच स्टार्ट हुई थी, परिवारवाद और आतंकवाद ये दोनों ख़त्म कर दिए हैं 370 तोड़ के। फिर उसी परिवार वालों को अपने घर खाने पे बुलाया मोदी जी ने। जब वो परिवारवाद था तो जब आप फिर अपने खाने पे क्यों बुलाया? फिर रही बात आतंकवाद की, वरुण जी आप अपने चैनल के माध्यम से पिछले 2 महीने के अपनी ही क्लिप्स उठा के देखिए, और कम से कम 40 लोगों की जान गई है, चाहे वो सिविलियंस हो चाहे वो आर्मी पर्सनल्स हो। और कुछ चैनल्स जो होते हैं वो दिखाते हैं जी आतंकवादी मारा गया, 3 आतंकवादी मारते हैं और 30 हमारे जवान शरीफ होते थे। ये कहाँ का आतंकवाद ख़त्म हुआ है? हमारे बच्चे जो वहाँ पढ़ने जाते थे आज उनके दिल में कितना डर का माहौल है, सब इधर बैठे हुए हैं जम्मू में। तो क्या फ़ायदा हुआ 370 तोड़ने का? तो ये आप मेन मुद्दे हैं यूपी चुनाव की वजह से, पता नहीं, ये तो सिक्योरिटी एजेंसीज जाने। लेकिन 370 जो टूटने के बाद जम्मू कश्मीर को 1 रुपये का भी जो फ़ायदा होता है वो आज तक नहीं कहा गया था 370 टूटने के बाद आतंकवाद जो है वो जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन आए दिन घाटी में आप भी सुनते होंगे
मासूम लोगों की वहाँ पर आतंकवादियों द्वारा गोली मारकर हत्याएं की जा रही हैं, नॉन लोकल्स को वहाँ पर तो टारगेट किया जा रहा है। क्या लगता है कि इन 2 सालों में आतंकवाद कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है? देखिए, साफ है आपके सामने, मेरे ख्याल से जब से 2014 का डाटा और आज तक का डाटा उठा के देखें, इतने सैनिक कभी किसी युद्ध में शहीद नहीं हुए जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ जो हैं इस पिछले 7-8 सालों में दे दी हैं। ये डाटा बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। आज तक इतनी लार्ज स्केल पर कभी नहीं मिले आज तक, जबकि कश्मीर को वहाँ पे इतनी फोर्स आज की डेट में तैनात है जितनी पिछले 50-60 सालों में आज तक फोर्स नहीं तैनात हुई। उस फोर्स के बावजूद भी जो पुलवामा हुआ, उस फोर्स के बाद ये जो किलिंग्स हुई हैं, जो भी हमारे फौजी भाई शहीद हुए हैं, ये तो क्लियर कट है ना, आतंकवाद ख़त्म कहाँ हुआ है। यहाँ तो आतंकवाद बड़ा है, मैं कहता हूँ। ये दौर तो हमने भी नहीं देखा कि जब आम लोगों को हम मारा जा रहा है। और आज कल के परसों के अखबार में एक आया हुआ था कि कश्मीरी पंडितों को ज़बरदस्ती वहाँ जाने के लिए ऑर्डर इशू हुआ एक, कि आप जाके ज्वाइन करिए वहाँ जाके। हालांकि शाम तक वो ऑर्डर जो है कैंसिल हो गया, बट उकसाना उनको, वहाँ दोबारा प्रेशर डाल के भेजना, और उनकी सेफ्टी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक शक के घेरे में है कि कहीं ये 5 राज्यों के चुनावों को इसको जोड़ के हालत ख़राब तो नहीं है घाटी के। आपको लगता है ना कि जितने भी माइनॉरिटीज़ कश्मीर में रुके हुए हैं या फिर कामकाज कर रहे हैं, जहाँ फिर वहाँ पर रहते हैं, उनको जो है सुरक्षा जो है वो प्रदान करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है? देखिए, सुरक्षा प्रदान कैसे कराते हैं? सुरक्षा प्रदान कराना, अब मैं यहाँ आपके साथ जम्मू शहर में बैठा हूँ, मेरी सुरक्षा कौन है? मेरी सुरक्षा पुलिस है, मेरी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, मेरी सुरक्षा बैठा हुआ जम्मू कश्मीर में 5000 से ज़्यादा NIA का ऑफिसर है। अब उसके बावजूद अगर मेरे पे अटैक होता है तो वो सुरक्षा नहीं, वो एक साजिश हो सकती है। और कहीं ना कहीं हमारी इंटरनल सिक्योरिटी और हमारी एक्सटर्नल जो बाहर की एजेंसियां हैं, जो बाहर की जो देख रही हैं, डील कर रही हैं उनके साथ, वो बेहतर सरकार के नुमाइंदे उस पर ज़्यादा जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं चूक है, एक आम सिविलियन की जिम्मेदारी। अब हर आदमी, अब रविंदर जी अपने साथ 12 PSO लेके जाते हैं जम्मू में, और वो उनके पीछे खड़े होते हैं। जब वो इंटरव्यू भी दे रहे होते हैं तब भी उनको अपने पीछे खड़ा कर लेते हैं, लोगों को बताने के लिए कि मेरे पास, और कुत्तों की तरह भौंकते हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन मैं रविंदर रैना को चैलेंज देता हूं, अकेले आप उस तरीके से उन जो घर जहां पे डेथ हुई ना, अकेले उन लोगों के आपको पता लगेगा कि नागरिकों की सुरक्षा क्या होती है। ये अकेले घाटी, भाजपा के नेता अकेले फिरे वहां घाटी में बगैर सुरक्षा के, तब जाके उनको पता चलेगा सुरक्षा कितनी अहम है एक नॉन कश्मीरी के लिए, एक नॉन रिजाइडिंग कश्मीर के लिए, जो बाहर का आदमी वहाँ बैठा हुआ है। और सबसे ज़्यादा मैं आपको, तो सबसे ज़्यादा हमारे समुदाय के लोग कश्मीर में हैं, काम कर रहे हैं। भले इतना कश्मीरी भी होगा, लेकिन वहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है हमारी जो पोस्ट निकलती थी, वहाँ पे हज़ारों टीचर है कश्मीर वैली में, और मेरी उनसे बात होती रहती है, सब डर के माहौल में हैं, सब छुट्टी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज वो नौजवान भी हैं जो वहाँ कश्मीर में भाईचारा बना के लोगों के साथ रह रहे थे, कश्मीरी लोगों के साथ भाईचारा बना के रह रहे थे, उनको भी टारगेट किलिंग करके मार दिया जा रहा है। आखिरी में एक सवाल करना चाहूँगा, भाजपा का ये भी कहना है कि इन 2 सालों में एक नया कश्मीर बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर लोग तिरंगे का सम्मान करते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, पत्थरबाजी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, आतंकवाद पूरी तरह से उसका सफाया हो चुका है। क्या लगता है, वाकई में इन 2 सालों में एक नया कश्मीर देखने को मिला है? मुझे तो ये कश्मीर हिंदुस्तान में तो नज़र नहीं आता, ये पता नहीं। देखो, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकारें होती थी, ताज होटल में आपको याद होगा अटैक हुआ था, और उसी टाइम जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफ़ा ले लिया था। और पिछली भाजपा की सरकार में कितने हमले और कितने बड़े बड़े अटैक हुए हैं, क्या किसी ने इस्तीफ़ा दिया? नैतिकता के तौर पे जो इस्तीफ़ा बनता था वो नहीं दे पाए लोग। आज जो जिस कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं उस कश्मीर की आज भी बात करता हूँ कि उस कश्मीर में तिरंगा आज का नहीं है। उस कश्मीर में तिरंगा तब से लहराया जा रहा था जब से जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ विलय हुआ था, तब से वहाँ पे हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा, तब से हमारे फौजी भी वहाँ ड्यूटियाँ कर रहे थे, वहाँ पे तब से फिल्म की शूटिंग्स हो रही थी। आज तो एक TV सीरियल की शूटिंग होती है। आज वो एकता कपूर को, जिसको पद्मश्री बनाई गई, उसको वहाँ भेजना चाहिए कि जाके देखे। मोदी जी को खुद जाके देखना चाहिए कि पता नहीं कौन सी दूरबीन से और कौन सा चश्मा ला के भारतीय जनता पार्टी वाले कश्मीर को देखते हैं कि एक नया कश्मीर है। चलिए, बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर से 2 मुद्दों को लेकर आज हमने कांग्रेस के नेता करण भगत जी से हमने चर्चा की। पहला जो मामला था वो अभिनेत्री कंगना रनावत को लेकर था, जो उन्होंने विवादित बयान दिया, और जम्मू कश्मीर के मुद्दों को भी लेकर आज हमने से चर्चा की। और जब भाजपा के नेता जब ये कहते हैं कि नया कश्मीर बनकर तैयार हुआ है, यहाँ पर आतंकवाद खत्म हो चुका है, पत्थरबाजी खत्म हो चुकी है, लेकिन जो आए दिन मासूम लोगों की घाटी में हत्याएं हो रही हैं, वो कौन कर रहा है? ये एक बड़ा सवाल जो है वो भाजपा से जनता ज़रूर पूछना चाहेगी। बने रहना पब्लिश के साथ। धन्यवाद।